morning, students. Welcome to the next part of the chapter electrochemistry. आज का मेरा टॉपिक है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो था वो था, उसमें भी आपने ली थी जो इलेक्ट्रोड्स को एक्टिव इलेक्ट्रोड्स थी, जहां से क्या होता था कि मास निकलता था और डिपॉजिट होता था आपका कैथोड में। आज भी आपने वही चीज पढ़नी है, लेकिन इसमें ये फर्क है कि वहां पर एक सेल था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन आज आपके दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। उसी पे ये लॉ दिया गया है जो है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस लॉ में क्या है, व्हेन सेम अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए गए हैं, एक इधर एक, ये डिफरेंट है। मान लो अगर ये जिंक सल्फेट का है तो ये कॉपर सल्फेट का हो सकता है, फेरस सल्फेट हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, डिफरेंट हो। कनेक्टेड इन सीरीज में है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, उसका नेगेटिव आगे हो सकता है। जहां पर हमने दो लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। देन तब क्या होगा, मासेस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स। ये कहां पर, कौन से इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होंगे, ये होंगे आपके कैथोड में। कहां से, एनोड से लिबरेट होंगे। डिपॉजिटेड एट electrodes will be in the ratio of their equivalent masses. equivalent masses, मान लो ये आपने जो लिया है कॉपर है, तो वो आपका जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मासेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अगर ये जिंक का है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, ये कॉपर का है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो आपको कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं 1 कूलम्स ऑफ चार्ज पास करते हैं तो कितनी मेटल उस पर डिपॉजिट होती है कैथोड पे, वो था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए पहले आप इसका देख लो। तो ये होगा क्या, एनोड से आपका यहां से मास लिबरेट होगा, निकलेगा, रिलीज होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगी कौन सी आपकी एनोड। एनोड से यहां से वो आपके आयंस निकलेंगे इसके, और वो आयंस आपके जाएंगे सॉल्यूशन में। इधर से भी आपके एनोड से जो आयंस निकलेंगे वो जाएंगे आपके सॉल्यूशन में। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, इसमें वही चीज है कि सेम क्वांटिटी, नेचुरली सेम क्वांटिटी आप करंट डाल रहे हैं। जब सीरीज में हम लगाते हैं तो फिर वो बिल्कुल बराबर चलता है, जितना इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आएगा उतना ही इसमें आएगा। और इधर से लिबरेट होगा, इधर से निकल रहा है सॉल्यूशन, इसमें क्या है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से गिर के फिर वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इधर से गया और वो आयंस पहले सॉल्यूशन में गिरते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ से ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो आयंस आगे जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन लेते हैं एंड गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। और जहां पर वो मास जितना जहां से निकलेगा वो इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, इसका निकला वो इस तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये मास डिपॉजिट होगा किस पे, कैथोड पे। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं is passed through the different electrolytes। ये different electrolytes है, ये अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, वो अलग होगा। कनेक्टेड इन सीरीज में है, ये इसका नेगेटिव इसके पास है, इसका नेगेटिव आगे हो सकता है। अगर हम ज्यादा लेते हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। Then the masses deposited at electrode, किस पे, the masses deposited at electrode कौन से होना चाहिए, कैथोड। the masses deposited at cathodes will be in the ratio of their equivalent masses। जो उनके इक्विवेलेंट मासेस होंगे आर देयर इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट। कभी ये भी लिखते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस आर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए आगे देखिए, मान लो ये जो आपका मास डिपॉजिट हो रहा है, हमने जनरल लिए हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हो रहा है W1 और इस पर ये डिपॉजिट हो रहा है ये W2 मास। तो आपने कल पढ़ा था कि मास ऑफ द सब्सटेंसेस liberate from anode and deposited at cathode is directly proportional किसके था, amount of the charge
फास्ट इन कूलम्स। तो उसके बाद आप जब इसको खत्म करते थे प्रोपोर्शनलिटी को, तो आप बताते थे W इज इक्वल टू, जहां पर आप लिखते थे जेट। जेट क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था। तो आप यहां पर जेट लगाते थे, कांस्टेंट वैल्यू लगाते थे, तो ये बनता। मान लो अगर आपका ये W1 मास है, कौन सा मास है? जो इस कैथोड पे, इस इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल की कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, उसको मैंने लिख लिया W1 इज इक्वल टू उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा Z1। और Q है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वो सेम रहेगा, वो उसको हम तो सिमिलर। उसके बाद फिर मैंने आपको कल बताया था जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, तो जो क्या था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आप लिख सकते हो वेयर Z1 क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। बट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर था? कल मैंने आपको बताया था ये होता था इक्विवेलेंट मास E अपान 96500 कूलम्स। क्यों? आपको कल मैंने बताया था कि जो आपका 1 फैराडे होता है वो होता है 96500 कूलम्स। कूलम्स इज इक्वल टू होता है, वो होता है आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो होता है आपका इक्विवेलेंट मास डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो हम कल आपको बताया था जो जेड होता है 1 कूलम्स। तो 1 कूलम्स अगर आप निकालते हो जहां से, इसको करते हो कंपेयर इसके साथ, नेचुरली 1 कूलम बनता है, 1 कूलम वो बनता है इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। तो वही आपका, वही क्या था? वो था आपका जेड। तो वही जेड की जगह मैंने लिखा, जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। अब आप इसमें ये भी लिख सकते थे, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये बन सकती थी W1 इज इक्वल टू Z1 की जगह अगर आप लिखते हो तो आपका यहाँ पर अगर Z1 है तो ये आपका E1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है वैल्यू, तो ये आ जाएगा E1 अपान 96500 इंटू Q की जगह मैं Q लिख दूंगा। सिमिलरली W2 वो हो जाएगा E2 अपान 96500 कूलम्स। कूलम्स तो सेम है, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं किसको? फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है। इधर मैं साफ कर देता हूं। फर्स्ट को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं किससे? सेकंड से। फर्स्ट क्या है मेरा? W1 अपान W2 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा मेरा? E1 अपान, देखिए आप जहां से देख सकते हैं, आप चाहो तो पहले ये भी लिख सकते हैं, चलिए आप इसी को लिखो पहले, E1 अपान 96500, ठीक है। Q अपान, उसके नीचे जाना है नेचुरली, नीचे जाएगा, क्या आएगा नीचे? E2 Q अपान 96500। नेचुरल जब ये वाला ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली आपका ये बन जाएगा यहां पर E2 Q अपान ये चला जाएगा 96500, ये कट जाएगा, Q कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2, ठीक है। फिर आपको ये भी पता है E1 किसके बराबर हो जाएगा? Z1 इंटू, अब यहां से आपका आ सकता था, बट E1 होता आपका Z1 इंटू 96500, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो E2 भी किसके बराबर हो जाएगा? E2 भी हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू Z2 इंटू 96500, तो भी आप लिख सकते थे इज इक्वल टू, अगर आप चाहते तो आप E1 की जगह लिख सकते थे Z1 इंटू 96500 अपान Z2 इंटू 96500, ये फिर करता, अल्टीमेटली आपके पास रह जाता W1 अपान W2
इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। ये था आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें यही चीज लिखी हुई है, when same quantity of electric current या electricity is passed through different electrolytes, ये different electrolytic solutions, then the masses of the substances liberated from the anodes यहां से निकले and gets deposited at their respective cathodes, उनकी रिस्पेक्टिव, इसका इस पर आगे उसका उसके ऊपर, will be in the ratio, उनकी जो रेशियो आ रही है, will be in the ratio of their equivalent masses, जो इनकी रेशियो होगी वही इसकी बनेगी, जैसे इक्विवेलेंट मासेज वही इसकी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की रेशियो बनेगी। तो ये आपने दे देखना, ये था आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए बेटा ये था। अब आप इसको साफ कर सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो, आपने नोट कर लेना, आपने जहां तक लेना। अब मैं इसकी फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए मान लो आपने इसमें सॉल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट ले सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें जिंक सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था, इसके अंदर जिंक सल्फेट लिया, इसके अंदर आपने लिया कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, तो हमने यहां पर लिखा कि लेट अस फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट which are connected in series. When same amount of electric current is passed through these two electrolytic solutions, then तब क्या होगा, the masses of the zinc rod, ठीक है, यहां से क्या होगा, लिबरेट होगा एंड गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड, और यहां से कॉपर का निकलेगा और ये स्क्रैप हो जाएगा। तो आपका वही है the masses of this, जैसे आपका जिंक है, जैसे आपने W1 किसके लिए हम ले लेते हैं, जब हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल, क्यों मैं अगर लिखना लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल when two electrolytic solutions like जिंक सल्फेट, चलिए अच्छी तरह से लिख लो, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट are taken in electrolytic cells connected in series, then when the same amount of charge is passed through these electrolytic solutions, then तब क्या होगा, तब हम जहां पर लिखेंगे mass of zinc deposited at electrode divided by mass of Cu, ठीक है। अगर लिखना डिपॉजिटेड भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो ये डिपॉजिटेड है, डिपॉजिटेड हो रहा है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। जब आपको इक्विवेलेंट मास का पता होगा तो आप उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालना, उसका जिंक का इक्विवेलेंट मास लिखना, डिवाइड कर देना आपने 96500 से। जिंक का इक्विवेलेंट मास पता होगा आपका, आपने ये लिखना था उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द जिंक। जिंक पे 2 होता है चार्ज, तो जिंक का जो मास होता है ये होता है 65 ग्राम पर मोल। तो 65 को आपने 2 से डिवाइड करना है, जिंक पे 2 पॉजिटिव होगा, 2 से नेचुरली वो बनता होगा 32.5। कॉपर का भी निकाल सकते हो, कॉपर का 63.5 होता है, उसको आप 2 से डिवाइड कर लो तो नेचुरली वो 27.5 बनता है। तो ये था आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कोई एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, चलिए इसको आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है, वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करके देख के
अगर आवाज थोड़ी कम आ रही है तो आप ईयरफोन लगा सकते हो, अगर इफ पॉसिबल अगर होंगे तो, नहीं तो आप उसको बार बार रिप्ले करके देख सकते हो। चलिए अब मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। न्यूमेरिकल है मेरे पास, जैसे मैंने अभी एक देखा है, इसमें 3 सॉल्यूशंस हम ले लेंगे। ठीक है, तो हम 3 सॉल्यूशंस लेंगे। एक मैं और कनेक्ट करता हूँ उसमें। चलिए मैंने एक और स्विच लगा लिया और मैंने क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, एनोड, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं इसको बैटरी को थोड़ा आगे ले आया। ठीक है, इसके साथ लगा दिया। मान लो ये मेरा आ रहा है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें मान लो आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट, इसमें डाला है आपने एसिडिफाइड वाटर, एसिड्यूलेटेड वाटर H2O। इसका मीनिंग होगा पानी में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, वाटर में क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे आपने ले लिया, चलिए पहले आप ले लो जिंक का, जिंक सल्फेट, ये लो कॉपर सल्फेट। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से। ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन कम होती है। H की अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन की ज्यादा होगी और उससे ज्यादा कॉपर की। आपको मैंने एक सीरीज भी लिखाई थी, वो आपको पता होगा। ठीक, चलिए ये 3 है मेरे पास। इसमें ये है कि आपका जहां से एक दे दिया है, जैसे जहां से जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इसमें, ठीक है, जहां से निकला कॉपर और डिपॉजिट हो गया इसमें, ये दे दिया गया है। ये दिया है आपको 6.25 ग्राम। अब ज्यादा भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 6.25 ग्राम, अब ज्यादा ले लो, जितना मर्जी लो, 8 ग्राम ले लो, ये डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब जब ये डिपॉजिट हुआ उसके बाद आपके जहां पर जिंक भी निकला, यहां से भी आपका ये जो जिंक था ये भी यहां से निकल के इस पर डिपॉजिट हुआ। वो जिंक कितना डिपॉजिट हुआ वो हमें नहीं पता, वो हमने निकालना है। और आपका इस पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस पर डिपॉजिट हो रही है, क्यों हो रही है वो आपको बताएंगे। क्यों, इस बार हमने, ये तो पता हमारी जिंक की राड है, ये कॉपर की है, लेकिन ये नहीं दी है क्योंकि इसको अगर नहीं दी है उन्होंने लिखा कि हाइड्रोजन भी बताओ कितनी वहां पर प्रोड्यूस होगी। तो अगर वो नहीं है तो फिर हम देखेंगे इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन जो हमारे गैस है जो यहां से निकलेगी, कहां निकल, इधर निकलती वो कितने निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कौन सी है, इनर्ट। क्यों इनर्ट है अभी आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन क्या है, लिखा कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ current is passed through
3 electrolytic solutions, ठीक है, then connected in series. if अगर आपको वो दिया है, मास दिया है किसका, वो दिया है, ये है इसका न्यूमेरिकल, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद आपको ये मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि when electric current is passed through the 3 electrolytic cells, when बड़ा लिखते हैं, when electric current is passed through 3 different electrolytic solutions connected in series. If कितना बना 8 ग्राम लेगा, if 8 gram of copper CO copper gets deposited at cathode, electrode or cathode, then calculate the इसका क्या है, when electric current is passed through 3 different electrolytic solutions connected in series, ठीक है, if 8 gram of copper gets deposited at cathode, ठीक है, calculate the amount of zinc and hydrogen deposited at their respective cathode, ठीक है। चलिए हम ये भी थोड़ा सा यहां से लिखना था, when electric current is passed through the 3 different electrolytic solutions, ठीक है, connected in series, तो जहां पर लिखना था that is कौन कौन से है, जिंक सल्फेट, एसिड एसिडुलेटेड वाटर एंड कॉपर सल्फेट, ये आप वहां से लिख लेना, ठीक है, ये चीजें हैं, ये कौन से हैं, 3 सॉल्यूशंस ये हैं, ठीक है, ये आपके सामने। तो अब आपने क्या करना है, इसमें निकालना है कि एक का तो हमें पता है कॉपर इतना डिपॉजिट हो रहा है, हमें इसका नहीं पता हाइड्रोजन इसमें कितनी हो रही है, या इस पे ये जो आपका जिंक का वो कितना हो रहा है, और हाइड्रोजन कितनी हो रही है, डिपॉजिट नहीं होगी, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस होगी, वो निकलेगी आपके ऊपर हो जाएगी, वो हम देख लेते हैं किस तरह होगी, इस तरह होती है इस तरह, ठीक है। चलिए तो अब आपको ये पता ही है तीनों का, जहां से आपको हो गया, तो पहली बात है कि अभी आपको मैंने बताया कि इसके लिए फार्मूला होता है कि आपने जब सॉल्यूशन करना है तो क्या दिया है, मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड, ठीक है, वो कितना है 8 ग्राम। देखिए आपको पता है मैं जहां से स्टार्ट करता हूं इस तरफ से, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड अपॉन, मैं लिखूंगा, इसको हम कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है, किसके साथ, अपॉन मास ऑफ, मैं कॉपर के साथ करता हूं पहले, ठीक है, क्यों, जिसका दिया हुआ है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कर लूंगा, इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मैं पहले मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं तो जब मेरा एक निकल जाएगा नेचुरली दूसरा भी निकल जाएगा, अब देखिए जहां से मैं मास ऑफ द जिंक मुझे नहीं दिया, ठीक है, फिर देखिए अब मास ऑफ द जिंक तो नहीं दिया है, लेकिन मास ऑफ द कॉपर मेरे पास है,
ठीक है, मास आपका कॉपर है, मास आपका जिंक, मास आपका जिंक निकालना है, लेकिन इक्विवेलेंट मास आपका जिंक में निकाल सकता हूं, क्यों? इसके अंदर आपका Zn2 पॉजिटिव होगा और आपका SO4 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें आपका कॉपर Cu2 पॉजिटिव है और आपका SO4 2 नेगेटिव है। देखिए, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा? अब मुझे चाहिए इक्विवेलेंट मास किसका? जिंक का, कॉपर का, तो मेरे पास जिंक का निकल सकता है। तो मैं जहां पर लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, वो कितना आ जाएगा? देखिए, मास ऑफ जिंक, मोलर मास ऑफ जिंक होता है आपका 65 ग्राम। ठीक है, इसको डिवाइड करना है चार्ज ऑन द जिंक। जिंक पे कितना चार्ज है? चार्ज ऑन द कैटायन आयन, लेकिन जिंक इस समय कैटायन में है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये जो निकल जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास, तो वो बनेगा मुझे 32.5 ग्राम। अच्छा, अब मैंने निकालना इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, वो भी निकल जाएगा। मास ऑफ कॉपर होता है आपका 63.5 और उसका चार्ज कितना है कॉपर पे, क्योंकि कॉपर सल्फेट है, क्योंकि नहीं कॉपर 2 प्लस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकलेगा आपका 31.75 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि उसका डबल 30 इतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास आ गया, तो मैं जहां से मैंने निकाला किसका? मास ऑफ जिंक। ठीक है, तो मैं जहां से मास ऑफ जिंक निकाल सकता हूं, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। कैसे निकालूंगा मैं? मास ऑफ जिंक, ये आपका ऊपर चला जाएगा सीधा। ठीक है, इक्वल मास ऑफ द जिंक अपॉन इक्वल मास ऑफ द कॉपर। ठीक है, तो ये आएगा इक्विवेलेंट, मैंने लिखा EQ इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इनटू मास ऑफ कॉपर। ठीक है, मास ऑफ कॉपर Cu। इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अभी आपने निकाला, वो था 32.5। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर आपने निकाला 31.75 इनटू मास ऑफ द कॉपर दिया 8 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ स्टार्ट। इसको सॉल्व, ये आ रहा है मेरा, ये है 32.5 मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, ये आया, डिवाइड किया 31.75 टोटल किया, ये आ रहा आपका 8.18 ग्राम, जो है 8.18 ग्राम, 8.18 ग्राम, 8.18 ग्राम, ये मेरा निकल गया क्या? जिंक। ठीक है, सिमिलरली आप उसका भी निकाल सकते थे, किसका? हाइड्रोजन का। कैसे निकालना था हाइड्रोजन का? तो वो अब आप वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहां से साफ कर दूं, आपने उतार लेना। ठीक है, इसी तरह से आप उसका भी निकाल सकते थे। हाइड्रोजन का कैसे निकालना था? फिर वही आपने करना था। ये देखिए, आपने जहां पर करना था वही, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, H2, क्योंकि गैस निकलेगी वहां पर, H2 अपान मास ऑफ, आप किसी का भी ले सकते हो, क्योंकि जिंक का भी निकल चुका है, कोई भी कंपेयर कर सकते हो, आप कॉपर का करो, जिंक का करो, कैसे, इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन अपान, फिर आप कर सकते हैं इसको इक्विवेलेंट
ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इक्वल मास कॉपर का भी पता है, मास ऑफ कॉपर का भी पता है, इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आता है, 1। ठीक है, तो वो उसका 1 ही आएगा। ठीक है, वो कितना चार्ज आएगा उसका, 1। तो आपने उसको 1 ही लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो आपकी पूरी गैस बनेगी हाइड्रोजन, वो आपने लेना, क्योंकि मास में ले रहे हो आप उसका, जितने हाइड्रोजन को आपने उसको 1 को 1 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 2 लेते हैं 2 ग्राम, तब 2 से 2 से डिवाइड करें तभी आपका 1 ही रहेगा। इसलिए आपने यहाँ पर क्या लिखना है, इक्वलेंट मास ऑफ H वो होता 1। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, जहां से मास ऑफ हाइड्रोजन वो बन जाएगा कैसे, फिर वही इक्वल मास, ठीक है, ऑफ H हाइड्रोजन, नीचे इक्वलेंट मास ऑफ Cu इंटू मास ऑफ Cu। तो जहां से आप वो निकाल सकते थे, इजिकल 1 अपॉन कॉपर का था 8 इंटू, नहीं सॉरी, कॉपर का था, हमने निकाला था कितना, 31.75 इंटू, वो आया था आपका कितना, 8 ग्राम। तो आप इसको करोगे तो आपका वो निकल जाएगा। ठीक है, तो जहां से आप वो निकाल सकते हो। तो ये था फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करवा दिया है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो मैं एक सोच रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं, जो आपने पिछला किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया था, और इलेक्ट्रोलिसिस उसके बाद फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी किया था, उसके ऊपर एक हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल इसमें आया था आईआईटी में 2012 में, वो मैंने रेजिनस की बुक से अभी निकाला था। वो मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा और आपने वो करना है। चलिए साफ कर देता हूँ मैं इसको।